अब जो आज अपने पास टॉपिक है, अपन पढ़ रहे थे न्यूक्लियर मॉडल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। न्यूक्लियर मॉडल में अपन ने लिक्विड ड्रॉप मॉडल अपन ने पूरा कर लिया था और सभी ने मेरे अकॉर्डिंग देख लिया होगा। यदि किसी ने नहीं देखा है तो क्लास रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, वो देख सकता है। आज अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास सेल मॉडल। अब अपन को फर्स्ट तो ये समझना है कि सेल मॉडल क्या होता है। क्या है आपके पास सेल मॉडल? तो सबसे फर्स्ट तो अपन ने बात की थी कि जब जो भी अपन न्यूक्लियर मॉडल पढ़ रहे थे, न्यूक्लियर मॉडल में अपन ने फर्स्ट देखा था कौन सा, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। सेकंड है आपका सेल मॉडल और थर्ड आता है फर्मी गैस मॉडल। तो आज अपन सेकंड मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल मॉडल। अब अपन देखते हैं कि ये सेल मॉडल क्यों यूज लिया गया, कहां पर इसकी जरूरत पड़ी। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि सेल मॉडल में क्या क्या बताया जाता है, क्या क्या नहीं बताया जाता। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, यानी नाभिक की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी सेल मॉडल से निकाली जाती है जो और किसी मॉडल से निकालना संभव नहीं है। तो बात करते हैं क्या क्या निकाली जाती है। यदि मैं इसकी बात करता हूँ, एक तो स्पिन निकाली जाती है, या इसका जो कोणीय एंगुलर मोमेंटम जे होता है या कोणीय संवेग जो होता है वो निकाला जाता है। यानी जे एक तरह से क्या होती है, अपनी स्पिन ही होती है। तो मैं कह सकता हूँ या तो अपन इसके स्पिन निकाल सकते हैं, जे की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, आप सभी जानते हो कि कोई भी नाभिक होता है उसमें क्या रहते हैं आपके पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं तो आपने क्वांटम मैकेनिक्स में देखा भी था कि हर पर्टिकुलर कोई भी मटेरियल होता है या कोई भी पदार्थ होता है उसका चुंबकीय आघूर्ण भी रहता है। तो अपन यहाँ से क्या निकालते हैं, किसका चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। एक अपन निकाल सकते हैं इसकी पेरिटी निकाल सकते हैं। पेरिटी भी आपने पढ़ रखी है कि पेरिटी मैंने क्वांटम में पढ़ाई थी कि क्या होती है। तो यहाँ पे कोई भी आपके पास नाभिक है, उस नाभिक की ये सारी की सारी चीजें अपन यहाँ पे इस सेल मॉडल के द्वारा निकाल सकते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, वो चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम का हो, बीएससी लेवल का हो या अदर कोई एमएससी एंट्रेंस का हो। यदि एमएससी एंट्रेंस भी दोगे तो 100% 2 क्वेश्चन आपको इस मॉडल के अंदर से मिलेंगे। तो बात करते हैं, अपन करते हैं स्टार्ट इस मॉडल में। तो फर्स्ट तो अपन देखो, यदि मैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, लिक्विड ड्रॉप मॉडल की। तो इसमें क्या देखा था अपन ने कि जो भी लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है उसमें अपन ने देखा था कि जो भी आपके पास न्यूक्लियस है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कंबाइंड रूप से समझाता है। यानी जो भी आपके पास न्यूक्लियन कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो क्या करता है, दोनों एलिमेंट को साथ लेके चलता है। यानी मैं कह सकता हूं कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की बात होती है। किसकी बात होती है, दोनों की बात होती है। किसमें, लिक्विड ड्रॉप मॉडल में। इसमें मैं बात करता हूं कि जो आपका सेल मॉडल है ये क्या कहता है, सेल मॉडल ये कहता है कि इसकी जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है इसको मैं कह सकता हूं कि इसका ड्रॉबैक मान सकते हो या कोई भी मान सकते हो। तो सेल मॉडल ये कहता है कि जो भी आपके पास न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में क्या है, आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्या है आपके पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जब आपके पास कोई भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो मैं कह सकता हूं कि इसमें कभी भी दोनों को एक साथ काम में नहीं लेते। क्या काम में नहीं लेते, जैसे अपन लिक्विड ड्रॉप मॉडल में कोई भी न्यूक्लियस है उसकी आप बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का रोल होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला निकलता है उसमें ए भी काम आता है, जेड भी काम आता है और एन भी काम आता है, तीनों चीजें काम आती है। इसका मतलब वहां पे जो आपको एनर्जी निकालते हो वो किस बेस पे निकलती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों के बेस पे निकलती है। बट यहाँ पे क्या होगा, आपके पास यदि कोई भी आपने ऐसी कोई टर्म निकालोगे वो केवल और केवल किस पे निकलेगी, स्पिन और पेरिटी की टर्म में निकलेगी। और किस में से निकलेगी, या तो प्रोटॉन की निकलेगी या न्यूट्रॉन की निकलेगी। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर केवल क्या काम में लिया जाता है, एक अवयव काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है, केवल और केवल एक अवयव काम में लिया जाता है। तो एक तो इसके ये ध्यान रखना है कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था उसमें दोनों एलिमेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों काम में लेते थे। बट सेल मॉडल में क्या होता है, एक अवयव काम में लिया जाता है। अब जैसे ये कहता है कि जैसे आपके पास सेल मॉडल का मीनिंग क्या होता है कि यदि आपके पास जो भी नाभिक होता है, क्या होता है आपके पास, ये कोई नाभिक है, उस नाभिक के ऊपर क्या होती है, अलग अलग ऑर्बिट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, यहाँ पे चक्कर लगाते थे। जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो इसकी अलग अलग पर्टिकुलर एक ऑर्बिट होगी। और अपन ने न्यूक्लियर फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है अपने पास कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का कोण गुणज होता है। यानी अपन एक फॉर्मूला निकाला था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ग्राउंड में या उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग h/2π होगा। ठीक है, किस बोर्ड पे, नील्स बोर मॉडल, जो बोर मॉडल था उसके बेस पे अपन ने देखा था। यदि यहाँ पे नहीं देखा तो आपने 12th क्लास में जरूर देखा है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये इनका क्या होता है, एक फिक्स ऑर्बिट होती है। क्या होती है, फिक्स ऑर्बिट होती है। तो जो सेल मॉडल है, सेल मॉडल भी क्या मानता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन की फिक्स ऑर्बिट होती है, क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन की फिक्स ऑर्बिट होती है, वैसे आपका जो ये न्यूक्लियस है ये भी क्या होता है, एक सेल में या एक कोष में बंधा हुआ रहता है। क्या रहता है, एक कोष में
बंधा हुआ रहता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसमें भी क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ गए, वो भी क्या होंगे, एक सेल में या कोश में कैसे होंगे, बंधे हुए रहेंगे। क्लियर। एक मैं बात करता हूँ इसके मैजिक नंबर की। आपने देखा है कि जो भी नाभिक होता है वो क्या होता है, जो मैजिक नंबर आपने सुना होगा, बताओ मुझे, कोई कमेंट करके बता सकता है क्या मैजिक नंबर क्या होते हैं, बताओ जल्दी से। कोई मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या मैजिक नंबर क्या होते हैं। आपने 12th क्लास में पढ़ा है न्यूक्लियर फिजिक्स में कि मैजिक नंबर से आप क्या समझते हो। देखो मैजिक नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं, अब जैसे मैंने ये ले लिया कि ये सारे के सारे क्या है आपके पास मैजिक नंबर है। अब ये मैजिक नंबर क्या बताते हैं कि यदि आपके पास कोई प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या यदि मैजिक नंबर के इक्वल है, यानी ये जो मैजिक नंबर है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यदि इस मैजिक नंबर के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि वो नाभिक सबसे ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। क्या होगा, नाभिक की यदि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या मैजिक नंबर के समान होती है तो ये नाभिक सर्वाधिक स्थायी होता है। क्या होता है, सर्वाधिक स्थायी होता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने केवल और केवल इसमें कोई मैजिक नंबर को छेड़छाड़ नहीं की, मैजिक नंबर की कोई भी बात नहीं की। बट जो सेल मॉडल है वो क्या कहता है कि जो भी नाभिक स्थायी होते हैं और जो नाभिक अस्थायी होते हैं उसके बारे में भी ये एक्सप्लेन करता है, क्या, सेल मॉडल। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये तो अपन को ध्यान में रखनी है। उसके बाद अपन सेल मॉडल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेल मॉडल से कैसे अपन स्पिन निकालते हैं, पेरिटी निकालते हैं, कैसे इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, वो सारी चीजें आज अपन सीखने वाले हैं। तो ठीक है, कर रहे स्टार्ट। तो पहले तो अपन इसकी 5-6 लाइनें थ्योरी में लिख देते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका जो एक डायग्राम बनेगा वो बनाते हैं। तो आज जो भी लाइव क्लास में जुड़ता है वो सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइव में ही रहना है, क्योंकि आप टुकड़ों में ये क्लास देखोगे तो समझ में नहीं आने वाली। तो जो भी देख रहे हो पूरी क्लास को देखना, चाहे वो क्लास 1 घंटे की हो या 1.5 घंटे की हो। तो लिखिए पहले इसमें सेल मॉडल में लिख लीजिए, नाभिक के द्रव बूंद मॉडल में, नाभिक के द्रव बूंद मॉडल में समूह गुणधर्मों को काम में लिया जाता है। नाभिक के द्रव बूंद मॉडल में समूह, समूह यानी ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों या फिर टोटल न्यूक्लियन। नाभिक के द्रव बूंद मॉडल में समूह गुणधर्म को काम में लिया जाता है, समूह गुणधर्म को काम में लिया जाता है। जबकि सेल मॉडल में एकल अवयव के गुणधर्म को काम में लेते हैं, जबकि सेल मॉडल में एकल गुणधर्म के अवयव को काम में लेते हैं, या एकल अवयव के गुणधर्म को काम में लेते हैं। एकल अवयव मतलब या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, वो भी अपन डायग्राम बनाएंगे जब पता लगेगा कि कैसे एकल में काम में लेते हैं। जबकि सेल मॉडल में एकल अवयव के गुणधर्म को काम में लेते हैं। यह मॉडल परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए, यह मॉडल परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए, यह मॉडल परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए बंद कोश मॉडल के समान है। यह मॉडल परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए या इलेक्ट्रॉन के समान द्रव इलेक्ट्रॉन के लिए बंद कोश मॉडल के समान है। यह मॉडल परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए बंद कोश मॉडल के समान है। फिर लिखो, नीचे लिखना, द्रव बूंद मॉडल, द्रव बूंद मॉडल उन नाभिक के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा। द्रव बूंद मॉडल उन नाभिक के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा जिनकी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन संख्या, जिनकी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन संख्या मैजिक संख्या के समान होती है। द्रव बूंद मॉडल उन नाभिक के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा जिनकी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन संख्या मैजिक संख्या के समान होती है, मैजिक संख्या के समान होती है। और यह मैजिक संख्या वाले नाभिक अत्यधिक स्थायी होते हैं, और यह मैजिक संख्या वाले नाभिक अत्यधिक स्थायी होते हैं। नई लाइन में लिखना,
अतः प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक के बंद कोश में स्थित होते हैं। अतः प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक के बंद कोश में स्थित होते हैं, जिनकी संख्या मैजिक संख्या के बराबर होती है। जिनकी संख्या मैजिक संख्या के बराबर होती है। जिनकी संख्या मैजिक संख्या के बराबर होती है। नाभिक का यह मॉडल कोश मॉडल कहलाता है। नाभिक का यह मॉडल कोश मॉडल या सेल मॉडल कहलाता है। यह मॉडल मैजिक संख्या वाले नाभिक को समझाने में सफल रहता है। यह मॉडल मैजिक संख्या वाले नाभिक को समझाने में सफल रहता है। यह मॉडल, फिर लिखना, यह मॉडल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, यह मॉडल चक्रण, चुंबकीय आघूर्ण, ऊर्जा स्तर, यह मॉडल नाभिक का चक्रण, चुंबकीय आघूर्ण, ऊर्जा स्तर तथा पेरिटी को भी समझाने में सफल रहा है। पेरिटी को भी समझाने में सफल रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो अपन बनाते हैं इसका डायग्राम। क्या बनाते हैं इसका डायग्राम? तो फर्स्ट तो अपन देखने वाले कि जो भी सेल मॉडल है उस सेल मॉडल का डायग्राम कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसके बेस पे अपन स्पिन कैसे निकालेंगे, पेरिटी कैसे निकालेंगे, वो सीखने वाले। ठीक है, तो ये तो अपन ने कुछ थ्योरी की बात की है। अब अपन बात करने वाले इसकी स्पिन पेरिटी की, कि किसी भी नाभिक का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, जे निकालना हो या पेरिटी निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, उसकी अपन बात करने वाले हैं। एक बार मुझे बता दीजिए, आपको बोर्ड ये पूरा दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप डायग्राम समझना, डायग्राम कैसे बन रहा है वो समझना, उसके बाद आप आराम से नोट डाउन करना। फर्स्ट मैं बात करता हूं, मैं यहाँ पे 4 क्वांटिटी लेता हूं। एक तो लेता हूं एन। एन होता है एक तरह से आपका क्वांटम नंबर। क्या होता है आपका? एक तो मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, एन। एन क्या होता है आपका? एक तरह से क्वांटम नंबर होता है। सभी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा? स्क्रीन कट रही है क्या? चलो मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूं। एक तो होता है आपके पास क्या, एन। तो एक तो मैंने ले लिया क्या, एन। तो एन क्या होता है आपके पास? कोई भी क्वांटम नंबर होता है। और भी इसको थोड़ा सा इससे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या ले लिया मैंने, एन। इसके बाद लेता हूं मैं एल। एल होता है आपके पास क्या, आप सभी जानते हो, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो स्मॉल एल की वैल्यू होती है वो लेता हूं मैं एल। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एल। क्या ले लिया मैंने, एल। अब देखो इसमें कैसे मैं इसकी वैल्यू रखता हूं। पहले तो जो स्ट्रक्चर डायग्राम बनता है उसकी ट्रिक सीखना, कैसे डायग्राम बनाना है आपको। तो देखो यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे मैं क्या लेता हूं, एन और एल ले लिए। ठीक है, क्या ले लिया मैंने, एन और एल। यहाँ पर आपके वैल्यू निकलेगी किसकी, जे की, और एक साइड निकलेगी कि जे में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले उसकी नंबर के। यदि मैं बात करता हूं, जीरो से स्टार्ट करता हूं, एन और एल को मैं यदि 0 0 ले लेता हूं, क्या लेता हूं, एन और एल को यदि मैं 0 0 ले लेता हूं, तो जीरो में क्या करना है, देखो ये एन की वैल्यू 0 है और एल की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है। तो इसके लिए यदि मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक टाइप से ये आ जाएगा। और देखो इसमें क्या करना है, आप जानते हो कि कोई भी स्पिन कितनी होती है, वो चाहे प्रोटॉन की हो, चाहे न्यूट्रॉन की हो, चाहे इलेक्ट्रॉन की हो, आप जानते हो हमेशा 1/2 या -1/2 होती है। तो इसमें क्या करना है आपको, एक तो लेना है आपको जो भी यहाँ पे नंबर होगा, जैसे एल का नंबर है तो देखो एल का नंबर क्या है आपके पास, 0। तो एक बार मैं 0 में 1/2 ऐड करूंगा और एक बार 0 में मैं 1/2 माइनस करूंगा। तो इसका रिजल्ट ये होता है क्या है आपका, मोड में होता है। क्या होता है, मोड में होता है। तो ये भी 1/2 आएगा और ये भी क्या आएगा आपका, 1/2 आएगा। अब देखो यहाँ पे जब 1/2 दोनों सेम स्टेट आ रही है तो इसका मतलब ये दो स्टेट तो नहीं बताएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब मैं यहाँ पे 0 + 1/2 करता हूँ, क्या करता हूं, 0 + 1/2 करता हूं, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। कितनी आ जाएगी,
1/2। तो मैं कह सकता हूं कि ये आपकी कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है किसकी, जे की, यानी मैं कह सकता हूं कि एक तरह से स्पिन मान लो या जे की वैल्यू। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी आपके पास, जे की। अब मैं कह सकता हूं कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो भी अपन बाद में बात करेंगे। तो अब मैंने लिया क्या, जीरो, एन की वैल्यू 0 0 ली, एल की वैल्यू 0 ली, तो आपके पास जे की वैल्यू कितनी आई, 1/2। कैसे, एक बार 0 + 1/2 करना है, एक बार 0 - 1/2 करना है। क्लियर, एक स्टेप समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप की ओर, एन की वैल्यू को बढ़ाते हैं। यदि मैं एन की वैल्यू बढ़ा के क्या करता हूं, बड़े लेता हूं, यानी 0 से बढ़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एन की वैल्यू 1। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि यदि मैं एन की वैल्यू 1 लेता हूं, क्या लेता हूं मैं, एन की वैल्यू 1 लेता हूं, तो यहाँ पे एल की वैल्यू भी क्या लेनी है अपन को, 1। यदि एन, देखो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 ली, पहले 0 0 से स्टार्ट किया, फिर एन की वैल्यू 1 ली, तो एल की भी वैल्यू क्या लेनी है, 1। अब देखो यहाँ पे ये जो एनर्जी स्टेट आएगी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कैसे, अब देखो ये मैंने जैसे 1 1 लिया, क्या लिया, 1 और 1। अब यहाँ पे देखो 1 + 1/2 करूंगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2। 1 - 1/2 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2। अब यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि जब आप L = 1 लोगे तो आपके पास दो वैल्यू J की मिल रही है, एक तो मिल रही है 3/2 और एक मिल रही है क्या, 1/2। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि J = क्या होता है आपके पास, L + S होता है। ये सभी को पता है, आप सबको पता है कि J = क्या होता है, L + S। एल की यहाँ पे अपन वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं, तो एल की वैल्यू 1 ली थी तो 1 ले लिया। एस 1/2 होता है और एक -1/2 होता है, तो एक बार 1/2 करना है, एक बार -1/2 करना है। तो आपके पास जे की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 3/2 और एक 1/2। तो इसको मैं क्या करता हूँ, दो पार्टीशन में डिवाइड करता हूँ, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपके पास, जो यहाँ पे था ये तो क्या हो जाएगा आपके पास 3/2, यानी जो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा। और एक क्या है आपके पास 1/2, तो एक पार्टीशन हो जाएगा इसका, किसका, 1/2 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1/2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक तरह से जे की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, ऊपर और बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ तक तो आपको पहले 0 0 लिया, फिर ओनली 1 1 लिया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये आपके पास क्या था, एल की वैल्यू थी और ये भी क्या था, एन की वैल्यू थी। अब मैं बढ़ता हूँ, एक से बढ़ाऊंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2। अब देखो 2 वाले चीज में ध्यान रखना, जब भी आप 2 वाला केस लेते हो, क्या लेते हो आप, 2 वाला केस लेते हो, तो 2 वाले केस में ध्यान रखना कि 2 भी जो एल की वैल्यू लोगे, एन = जब 2 लेते हो तो यहाँ पे एल की वैल्यू में 0 और 2 यानी जो सम नंबर वाले आते हैं वो दोनों नंबर लेने हैं। यानी एक तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा, यानी एक तो मैंने ले लिया कि जो n = 2 लेता हूं तो l भी क्या ले लिया मैंने, 2 ले लिया। अब आप सभी जानते हो कि ये भी क्या करेगा अपना, दो पार्ट में डिवाइड होगा। कैसे, इस टाइप से आप क्या जानते हो कि जो ये भी होगा वो क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ एल की वैल्यू 2, तो 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, एक तरह से 5/2, और 2 - 1/2 कितना हो जाएगा आपका, 3/2। यानी दो स्टेट आ रही है आपके पास, तो क्या क्या आ रही है, एक तो आ रही है 5/2 और एक आ रही है 3/2। तो जो नीचे वाली है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/2। कितना हो जाएगा, 5/2। और जो 2 - 1/2 है वो क्या हो जाएगा आपके पास, 3/2। क्लियर, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि n जब आप 2 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, n जब क्या ले रहे हो आप, n = 2 ले रहे हो, तो l की वैल्यू 2 भी लेनी है और साथ में 0 भी लेनी है, यानी सम वाली दोनों लेनी है। तो यदि मैं यहाँ पे l के लिए जब n = 2 लेते हो तो l ये भी लेना है और l ये भी लेना है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब n 2 था तो l की वैल्यू 2 तो ले ली, अब आपको क्या लेना है, 0। तो ये 0 कहाँ आएगा आपका, 0 वापस वही, यानी 0 जब l की वैल्यू 0 लेता हूँ तो 0 में वापस आप चाहे 1/2 ऐड करो या 1/2 माइनस करो, आएगा रिजल्ट क्या, 1/2 ही आएगा। यानी एक ही स्टेट बनेगी, एक ही स्टेट बनेगी, तो इसका रिजल्ट आपका कहाँ बनेगा, इसके बीच में। यानी ये जा जाएगी आपके पास, जो 0 वाली है वो कहाँ जाएगी, इसके बीच में। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 वाली स्टेट। क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर है। पहले n = 0 के लिए लिया, फिर l = 1, l = 1 के लिए लिया, फिर n = 2 और l = 0 और 2 के लिए लिया। क्लियर, अब अपन जस्ट बात करते हैं 3 की, यानी n = 3 लेता हूं मैं। क्या लेता हूं, n = 3। तो देखो n = 3 से क्या मीनिंग निकलेगा, यदि मैंने ले लिया n = 3, तो यहाँ पे मैंने ले लिया n = 3, ठीक है। और मैंने क्या बताया, जब n = आप 2 लेते हो तो l की वैल्यू क्या लेनी है, 2 और 0 लेनी है। अब n की वैल्यू आपने 3 ली है तो l की वैल्यू 1 और 3 दोनों लेनी है। तो पहले 3 लेना, फिर क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैं यहाँ पे पहले तो क्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ, तो पहले तो 3 के लिए स्टेट बना लेता हूँ। तो इस 3 के लिए मैं पहले ये 3 वाला स्टेट ले लिया और इसकी स्टेट बना लेता हूँ मैं कुछ इस टाइप की। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, और ये क्या आ जाएगा,
तो देखो 3+1/2, ये 3 है तो 3+1/2 कितना हो जाएगा, 6 और 1 7/2। 3 - 1/2 कितना हो जाएगा आपके पास, 5/2 ये हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो नीचे वाली स्टेट है वो तो कौन सी आ जाएगी आपके पास, 7/2, तो ये तो हो जाएगा आपके पास 7/2। और जो ऊपर वाली स्टेट है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 5/2, ये हो जाएगा आपका 5/2। क्लियर। अब क्या करना मुझे, n इज इक्वल टू 3 तो ले लिया, अब n इज इक्वल टू क्या लेना मुझे, 1 भी लेना है। n 3 के लिए 2 वैल्यू लेनी है, l 2 के लिए 2 वैल्यू लेनी है, तो ये क्या हो जाएगा 3 के लिए 1 और 3। अब मैं कहता हूँ कि 3 के लिए तो ये हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि ये क्या करना है मुझे, 1 चाहिए, क्या चाहिए मुझे 1। तो ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, मैंने 3 के लिए l की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली। तो ये भी आपका दो स्टेट में टूटेगा, कैसे, एक तो 1+1/2 और एक क्या हो जाएगा, तो 1+1/2 करोगे तो क्या आएगा 3/2, तो और 1 - 1/2 करोगे तो क्या आएगा आपके पास 1/2। बताओ यहां तक सभी को क्लियर है क्या। फर्स्ट n इज इक्वल टू 0 के लिए 0 0 लिया, n इज इक्वल टू 1 के लिए 1 1 लिया। फिर जैसे ही n इज इक्वल टू 2 सम संख्या में आते हो तो 0 और 2 के लिए लेना है, तो एक में 2+1/2 2 - 1/2 दो स्टेट आ जाएगी, और 0 के लिए +1/2 -1/2 करोगे तो एक स्टेट आएगी। ऐसे ही 3 के लिए लिया तो अपन ने 3 के लिए दो स्टेट बना ली, एक 7/2 और एक 5/2, और ऐसे ही मैंने बना ली 1 के लिए 3/2 और 1/2। तो यहां तक सभी को क्लियर है। बताओ ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये क्लियर है क्या। अब जैसे ही मैं यदि 3n इज इक्वल टू 4 लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, यदि n इज इक्वल टू 4 लेता हूँ, वैसे आपको इससे ऊपर जाने की जरूरत है नहीं, वैसे आपको पड़ेगी भी नहीं, तो n इज इक्वल टू 4 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यदि मैं n इज इक्वल टू 4 लूँ, तो n इज इक्वल टू 4 लेता हूँ तो यहाँ पे जो l की वैल्यू है वो 0 भी आएगी, 2 भी आएगी और 4 भी आएगी। क्या क्या आएगी, 0 भी आएगी, 2 भी आएगी और 4 भी आएगी। यदि मैं n इज इक्वल टू 5 लेता हूँ तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। यानी जितनी इसके पहले जितनी सम संख्या है वो, यदि जैसे 5 वाली लेते हो तो 5 के पहले पहले जो भी सम संख्या आ रही 5 को इंक्लूड करके तो वो सारी लेनी है। यदि विषम आ रही है तो विषम और सम आ रही है तो सम, तो इस टाइप से ये लेना है। तो अब यदि ये तो क्या बन गया आपका, एक तरह से 3 का पार्ट बन गया, तो आपको तो केवल यहाँ तक ही बनाना, इससे ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत है नहीं। वैसे यदि जरूरत पड़े तो आप यहाँ से बना सकते हो। पहले किसका बनेगा, यदि मैं n इज इक्वल टू 4 लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, n इज इक्वल टू 4 लेता हूं तो पहले आपके क्या बनेगा, 4 का बनेगा, और 4 का क्या बनेगा आपके पास सभी को पता है, 4+1/2 क्या बनेगा, 8 और 1 9/2, तो ये 9/2 आ जाएगा। और ये क्या बनेगा 4 - 1/2, तो 4 - 1/2 क्या हो जाएगा 7/2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 7/2, इस टाइप से। तो अब 4 का तो हो गया आपके पास, अब 4 का हो गया तो अब किसका लेना वापस, 2 का भी लेना है। तो 2 का लोगे तो वापस क्या आ जाएगा, तो 2 का वापस लोगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। तो ये इसमें इस तरीके से ऊपर बढ़ता जाएगा, बट आपको केवल 3 तक बनाना, इससे आगे ऊपर नहीं बढ़ना है। तो देखो यहाँ पे एक तो n को पता रखना है, एक l जो आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है यहाँ से वो पता लग जाएगा। यहाँ पे जो आपकी स्पिन या j की वैल्यू होगी वो यहाँ से पता लगेगी। अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो अपन ने स्टेट बनाई है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, या कितने प्रोटॉन भरे जा सकते हैं, कितने न्यूट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो कैसे निकालोगे। क्या पूछ रहे हो, 2 1 क्यों नहीं लिया, किसमें क्यों नहीं लिया 2 1। जो आप पूछ रहे हो वो क्या पूछ रहे हो, एक बार क्लियर बोलो। देखो n इज इक्वल टू क्या लिया अपन ने 0 0, क्योंकि अपने पास और कोई नंबर नहीं है, अभी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। n 0 0 फिर क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू, देखो ये एक तरह से सम विषम में मानी जाती है, तो 0 और 1 का मैंने अलग ही सेपरेट कर दिया। फिर जैसे 2 पर आते हैं तो 2 क्या आपकी सम संख्या, तो सम संख्या के लिए दोनों 0 और 2 ले लिए। 3 पर आती है तो विषम संख्या, तो विषम संख्या उससे पहले कितनी है 1 और 3, तो 3 और 1 ले लिए। जो भारी होगा वो नीचे आएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर आएगा, इस टाइप से ही लेना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इस टाइप से अपन ऊपर बढ़ते रहते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, तो जो भी अपन ने ये स्टेट बनाए हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं वो देखना है। तो यदि मैं कहूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरने को कैसे निकालोगे, तो वो निकालोगे 2j+1। किससे निकालोगे कि इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 2j+1। तो देखो यहाँ पे यदि j की वैल्यू 1/2 है, क्या है 2 1/2+1, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी इस वाली में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो स्टेट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्लियर। जैसे इसके ऊपर वाली है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो वो भी रख लो आप। तो देखो 2, फिर क्या है j की वैल्यू 3/2+1, यानी 2 से 2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन। कितने भरे जाएंगे
4 इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर अब देखो यहाँ पे 1/2 था, यानी इसमें एक इंक्रीज करना है, तो 1 एक में 2 बढ़ जाएंगे, इस वाली में 3 है तो 4 बढ़ जाएंगे, इसमें वापस 1 है तो कितने बढ़ जाएंगे आपके पास, 2 बढ़ जाएंगे, इसमें वापस कितने बढ़ जाएंगे, 2 बढ़ जाएंगे, तो ये वापस 2 बढ़ गए। ये 5 है तो 5 के इधर कितने बढ़ जाएंगे, 6 बढ़ जाएंगे। यदि इसके ऊपर बढ़ती है तो ये क्या 1 है तो 1 के लिए वापस 2 आ जाएंगे, 3 है तो 3 के लिए 4 आ जाएंगे, 7 है तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएंगे, 3 है तो इसमें वापस 4 आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा आपके पास, यदि 5 है, 5 आए हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएंगे। ऐसे ही 1 है तो आपके पास 2 आ जाएगा, 9 है तो 10 आ जाएगा, और 7 है तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन बनने का या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनने का क्रम रहेगा। हाँ बिल्कुल, जो इवन है उसके साथ इवन लेना है, जो ऑड है उसके साथ ऑड ही लेना है। ये केवल एक याद रखने की टेक्निक है कि आपको सेल स्ट्रक्चर बनाने की जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग याद रखना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इवन है वो इवन लेना है, जो ऑड है वो ऑड लेना है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपके पास, एक तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बढ़ने का रहता है, और उसकी संख्या कैसे निकालते हैं, 2j+1 से। क्लियर? बताओ ये डायग्राम सभी को क्लियर है क्या? यही आपका क्या कहलाता है, सेल मॉडल कहलाता है, सेल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब इसको यूज कैसे लेते हैं वो अभी अपन सीखने वाले हैं। तो पहले मुझे ये बताओ कि ये डायग्राम सभी को क्लियर है क्या? पहले n की वैल्यू लेनी है, फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l की वैल्यू लेनी है, फिर j की वैल्यू कहां से निकलेगी, जब आप l में +1/2 और -1/2 करोगे तो जितनी एनर्जी स्टेट आ रही है उतनी एनर्जी स्टेट बनाते हुए यहाँ पे j की वैल्यू लिखनी है सभी में, और उसके आगे लिखनी है आपको कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने भरे जाएंगे, इसमें 2 भरे जाएंगे, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 6, इस टाइप से आपको निकाल के लिखना है। देखो j की वैल्यू हमेशा, पहले आप n की वैल्यू डिसाइड करोगे, n और l की वैल्यू तो आप डिसाइड कर लोगे, n और l की वैल्यू डिसाइड कर लोगे। देखो एक बार वापस इसको, क्या कह रहा हूं मैं कि n और l की वैल्यू तो आप डिसाइड कर लोगे। अब जैसे n इज इक्वल टू आपने क्या लिया, 0 लिया, तो l भी क्या लेना आपको, 0 लेना है। n इज इक्वल टू 1 लिया तो l भी क्या लेना आपको, 1 लेना है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर था। अब इसमें j की वैल्यू कैसे निकलेगी, j आप 0 + 1/2 करोगे और 0 - 1/2 करोगे तो दोनों के लिए कितना आ रहा है, 1/2। दोनों के लिए 1/2 आ रहा है तो मैंने एक स्टेट बना दी, और j की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू है, j की। क्लियर? ऐसे यदि n इज इक्वल टू 1 लिया, l इज इक्वल टू 1 लिया, तो 1 में 1/2 जोड़ोगे और 1 में -1/2 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 और 1/2। इसका मतलब l इज इक्वल टू 1 के लिए 2 स्टेट बनेगी, तो मैंने देखो 2 स्टेट बना ली, j की वैल्यू एक 3/2 ले ली, एक 1/2 ले ली। जो भारी होगी वो नीचे आएगी, जो हल्की होगी वो ऊपर आएगी। फिर आपके पास मैंने क्या लिया, n इज इक्वल टू 2 लिया, तो इसके लिए l की वैल्यू कितनी है, 0 और 2। अब इसमें भी 2 केस बनेंगे और इसमें एक ही केस बनेगा, क्योंकि 0 + 1/2 करो या -1/2 करो वो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। इसमें 2 + 1/2 करो तो कितना आ जाएगा, 5/2, और 2 - 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। ऐसे यदि मैं n इज इक्वल टू 3 लेता हूं तो l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 और 1 आ जाएगा, तो 3 के लिए भी 2 आएगी और 1 के लिए भी 2 आएगी। 3 के लिए 2 आएगी तो 3 + 1/2 क्या हो जाएगा आपके पास, 7/2। 3 - 1/2 क्या हो जाएगा आपके पास, 5/2। ये 3/2 और ये 1/2। इस टाइप से ये सारी की सारी क्या निकलेगी, j की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और जैसे j की वैल्यू आपके पास आ जाती है तो इसमें 2j+1, यदि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, 2j+1, यानी जो j की वैल्यू है, जैसे इसमें j की वैल्यू 1/2, तो j की जगह 1/2 रखो, कितना 2 आएगा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2 आएंगे। इसमें 3/2 वाली में देखिए कितने आएंगे, तो इसमें टोटल 4 आएंगे, क्योंकि इसमें जो j है उसमें एक इंक्रीज करना है, या इस फॉर्मूले में वैल्यू निकाल के रख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। बताओ यहां तक ये डायग्राम क्लियर है क्या सभी को? यदि ये डायग्राम क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज निकालना सीखते हैं कि निकालते कैसे। चले आगे बढ़े, चलो ठीक है, फिर बढ़ते आगे। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ अलग अलग केस लेता हूं। अब आपको मेन चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि केस में कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट अपन केस लेते हैं, केस फर्स्ट। क्या लेते हैं अपन, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में अपन लेते हैं
कि यदि कोई ऐसा नाभिक हो जिसमें Z इवन हो और N भी इवन हो, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो आपके पास, सम संख्या में हो या इवन हो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Z हो या P हो, वो क्या होने चाहिए आपके पास, इवन होने चाहिए, यानी सम संख्या में होना चाहिए। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है N, वो भी क्या होना चाहिए आपके पास, इवन होना चाहिए। यदि दोनों सम है, प्रोटॉन भी सम है, इलेक्ट्रॉन भी सम है और न्यूट्रॉन भी सम है, तो अपन यहाँ पे नाभिक के अंदर की बात कर रहे हैं, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसीडर करते हैं। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, इवन हो, और एन भी क्या हो आपके पास, इवन हो, तो यहाँ पे जे की वैल्यू हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, 0। ध्यान रखना कि जब भी आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए कि जेड भी इवन है और एन भी इवन है, तो वहां पर हमेशा हमेशा के लिए जे की वैल्यू एक तरह से स्पिन क्या बताएगा आपका, 0 बताएगा। तो जे इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अपन यहाँ पे 4 केस लेंगे, एक एक केस को एक्सप्लेन करते हैं। यदि कोई ऐसा केस आ जाए तो इसमें जे की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मैं कहता हूं कि इसकी पैरिटी कैसे निकालें, तो देखो पैरिटी निकालने के लिए क्या करना है आपको, यदि मैं इसकी बात करता हूँ पैरिटी की, किसकी बात करता हूँ, पैरिटी की, तो पैरिटी का एक फॉर्मूला होता है -1 की पावर 1, क्या -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एल पी या एल एन। तो यहाँ पे जो -1 की पावर एल होगा वो क्या होगी, यहाँ पे पैरिटी होगी। अब देखो यहाँ पे जे की वैल्यू भी क्या है आपके पास, एल, जे की वैल्यू क्या है आपके पास, 0। तो यहाँ पे देखो ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें दोनों इवन इवन आए, तो इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखते ही आपको क्या करना है, जे 0 करना है और पैरिटी क्या करनी है, पॉजिटिव करनी है। पैरिटी हमेशा इस केस में क्या होगी, पॉजिटिव, यानी पैरिटी इसमें क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी स्पिन भी कितनी है, 0 है, और पैरिटी कितनी है, पॉजिटिव है। अब यदि मैं कहता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक आपका एक एग्जांपल है 6C12, क्या है आपके पास, 6C12, आपके पास कोई कार्बन का नाभिक है। अब देखो इसमें प्रोटॉन कितने, 6, न्यूट्रॉन कितने, 6, यानी दोनों क्या है, सम है, यानी मैं कह सकता हूं कि इसमें Z इज इक्वल टू 6 है और N इज इक्वल टू भी क्या है, 6, दोनों 6 है। इसका मतलब जो इसकी स्पिन आएगी, जो जे की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, इसके से 0 हो जाएगी। जो L या पैरिटी की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो पैरिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, एक तरह से पॉजिटिव होगी। तो इसको मैं लिखता कैसे हूं, तो इसको यदि कॉमन रूप से लिखे स्पिन और पैरिटी को, तो उसको लिखने की फॉर्म होती है आपके पास जे, और ये यहाँ पे क्या आता है उसकी पैरिटी, यानी ब्रैकेट के अंदर जे की वैल्यू आती है, उसके बाद ऊपर क्या आता है, पैरिटी। अब आप जानते हो कि पैरिटी या तो प्लस होती है या माइनस होती है, दो ही केस होते हैं, या तो पैरिटी आपकी प्लस होगी या माइनस होगी। तो यहाँ पे तो अपन देखो कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे एल की, तो यहाँ पे अपन को क्या लेनी है, जब ऐसा कोई केस आता है तो उसमें एल की वैल्यू क्या लेनी है, 0 लेनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि -1 की पावर यदि मैं 0 भी करता हूँ, एल की वैल्यू यदि 0 लेता हूँ, तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो एक तरह से ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूँ कि 6C12 है, उसकी यदि स्पिन और पैरिटी की बात करूँ तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये। तो ये वाला केस सभी को समझ में आ गया कि यदि कोई ऐसा केस हो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों सम संख्या में है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और पैरिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। दोनों को कंबाइंड रूप से अपन इसको ऐसे नोट डाउन करते हैं। और इसमें यदि मैं बात करता हूँ किसकी, चुंबकीय आघूर्ण की, किसकी बात करता हूँ, चुंबकीय आघूर्ण की। तो देखो चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं अपन, यदि मैं चुंबकीय आघूर्ण की बात करूं तो चुंबकीय आघूर्ण डिपेंड रहता है जे की वैल्यू पर। कैसे, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 12th में या क्वांटम में भी, तो म्यू जे इज इक्वल टू आता है आपके पास जी जे, और यहाँ पे जे की वैल्यू, और यहाँ पे आता है बोर मैग्नेटॉन म्यू एम। तो मैं कह सकता हूँ देखो यहाँ पे जब इसके लिए जो 6C12 था या ये वाला केस था, जब इसके लिए जे की वैल्यू 0 आई, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि किस पर डिपेंड है, जे की वैल्यू पर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो म्यू जे आएगा, जब उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा वो भी क्या होगा आपका, 0 होगा। तो इस केस में इसकी जे 0 होगा, पैरिटी पॉजिटिव होगी, और आपके पास जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो एक बार आप केस फर्स्ट, तो ये सबसे इजी केस था। इसमें यदि ऐसा कोई केस आ जाता है, क्या आ जाता है, ऐसा कोई केस आ जाता है, जैसे आपके पास एक और आ गया 8O16, क्या आ गया, 8O16। तो देखो जेड 8 है, न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 8 है, तो वापस यही केस अप्लाई होगा। तो इसके लिए भी जो पैरिटी और स्पिन आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 और पॉजिटिव, क्या आ जाएगी, 0 और पॉजिटिव, और इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया अपने पास, एक तरह से पैरिटी और स्पिन निकाली है। तो इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसमें कोई मॉडल का लेना देना नहीं है, डायरेक्ट आप बता सकते हो कि यदि कोई ऐसा इवन इवन वाला केस आता है तो उसकी स्पिन पैरिटी इस टाइप से निकलेगी। तो एक बार आप पहले तो डायग्राम बना लीजिए, इस डायग्राम को सफाई से बनाना थोड़ा, और ये वाला केस फर्स्ट नोट कीजिए, फिर अपन केस सेकंड केस थर्ड पर बढ़ते हैं।
पहले आप ये डायग्राम बनाना, फिर ये केस फर्स्ट नोट करना। ये वाला तो हटा देता हूँ यहाँ से। बढ़े आगे। बना दिया तो एक बार थंब मुझे भेज दे तो मैं आगे बढ़ू। ठीक। अब देखो, अब अपन लेंगे केस नंबर सेकेंड। केस फर्स्ट सभी को क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट ले रहे अपन केस नंबर सेकेंड। अब केस सेकेंड क्या होना चाहिए आपके पास? केस सेकेंड आपके पास ये है कि यदि आपके पास जेड या पी क्या हो, इवन हो, क्या हो आपके पास सम हो, यानी जेड और पी तो क्या हो, सम हो, और यहाँ पे जो एन है वो क्या हो, ऑड हो, यानी विषम हो। या तो ये वाला केस ले सकते हैं, या इसका ऑपोजिट ले सकते हैं, जेड या पी क्या हो, ऑड हो यानी विषम हो, और यहाँ पे क्या हो, जो एन है वो क्या हो, इवन हो। दोनों एक जैसी कंडीशन है। फर्स्ट केस लिया था अपन ने, दोनों सम सम इवन इवन होते हैं तो लिया था।
अब यहाँ पे अपन ले रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड होता है, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई ऐसा केस आ जाता है तो इसमें हमेशा जो स्पिन और पैरिटी निकाली जाती है वो ऑड की निकाली जाती है। किसकी निकाली जाती है? ऑड की। वो चाहे प्रोटॉन ऑड हो चाहे न्यूट्रॉन ऑड हो, तो जो ऑड होगा उसका जेपी ज्ञात करेंगे। जो ऑड होगा उसका जेपी ज्ञात करेंगे। उसका जेपी क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। क्लियर? तो देखो अब यहाँ पे अपन ले रहे हैं कि जब जेड और एन यदि दोनों में से कोई भी एक ऑड होता है तो वो अपन ज्ञात करते हैं। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के बेस पे अच्छा सा समझ में आएगा। यदि मैं लेता हूँ 3 लिथियम 7, क्या ले लिया मैंने? 3 लिथियम 7। कॉपी में नोट डाउन साथ में मत करना, आराम से कर लेना बाद में। तो देखो 3 लिथियम 7 क्या होता है, सबका ध्यान बोर्ड पे। 3 लिथियम 7 का मतलब होता है जेड। जेड कितना है यहाँ पे? 3 है। कितना है यहाँ पे? देखो जेड की वैल्यू कितनी है या प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है? 3 है। एन की वैल्यू कितनी है? 4 है। अब देखो ये वाला सेम केस आ गया क्या? एक इवन है और एक ऑड है। क्या है आपके पास? एक इवन है और एक ऑड है। तो देखो यहाँ पे एक इवन हो गया और एक ऑड हो गया, तो मैंने क्या लिखा है कि जो भी जेपी ज्ञात करेंगे, किसका ज्ञात करेंगे? ऑड का। यहाँ पे ऑड क्या है? प्रोटॉन। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे किसका ज्ञात करेंगे? प्रोटॉन के लिए गणना करेंगे। यहाँ पर जेपी प्रोटॉन के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? जेपी प्रोटॉन के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो ऑड होता है, यदि यहाँ पे न्यूट्रॉन ऑड होता तो न्यूट्रॉन का निकालते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? जेपी प्रोटॉन। अब देखो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या आएगी, एल की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो ये डिसाइड करनी है। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे जेड का नंबर कितना है? 3। क्या है? जेड का नंबर कितना है? 3। तो इस स्टेट में आपको यहाँ पे देखना है कि जो 3 नंबर का पार्टिकल होगा वो कौन सी स्टेट में आएगा और उसकी जी की वैल्यू क्या होगी और एल की वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्या है आपके पास? 3 है। 3 का मतलब क्या होता है? जो ये नीचे वाली 1/2 वाली स्टेट है, इसमें मैक्सिमम कितने पार्टिकल आ सकते हैं? 2। तो यहाँ पे देखो 2 गोले में लिखा हुआ है, तो इसमें तो केवल केवल 2 आ सकते हैं। अपन को कितने भरने हैं? 3 भरने हैं, यानी 3 प्रोटॉन के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 2 के लिए आ सकता है, तो तीसरा किस में आएगा? जब 2 यहाँ पे आ गए तो 2 से आगे 6, यदि 6 पार्टिकल होते तो आपका आ जाता सेकंड तक, यानी 6 पार्टिकल भरने होते तब तो कहाँ था? सेकंड तक। बट अपन को तो कितने चाहिए? 3। तो तीसरा पार्टिकल कहाँ आएगा? जिसकी जे की वैल्यू क्या हो? 3/2 हो। तो जिसकी जे की वैल्यू 3/2 हो इसमें पार्टिकल आएगा, और इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है? 1। देखो यहाँ पे जे की जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे कितना है? 3 है। तो यहाँ पे तीसरा कहाँ पे आएगा? 3/2 वाले में। नीचे वाले में 2 आ जाएगा और उस पर में 4 आ रहा है, तो इसका मतलब तीसरा इसमें ही आएगा। जब तीसरा इसमें आएगा तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो जे की वैल्यू है वो कितनी है? 3/2। और एल की वैल्यू कितनी है? 1। तो देखो जे की वैल्यू 3/2 थी और इसके लिए एल की वैल्यू कितनी थी? 1। तो ये क्या लिख लिया? जे की वैल्यू 3/2 और एल की वैल्यू 1। अब मुझे निकालना है क्या? पेरिटी। तो पेरिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है? -1 की पावर एल। अब एल यदि आप प्रोटॉन का निकालते हो तो एल पी ले लेना, एल यदि न्यूट्रॉन का निकालते हो तो एल एन ले लेना। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटॉन की। तो ये क्या हो जाएगा? एल जेड, या एल पी भी लिख सकते हो प्रोटॉन के लिए। ठीक है, तो देखो एल पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? यदि मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ तो -1। एल पी की वैल्यू कितनी? एल की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से 1। और ये क्या देगा? जब -1 का होगा तो ये क्या देगा? -1। तो इसको कॉमन रूप में आप कैसे लिखोगे? जो इसकी स्पिन पैरिटी लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी? ये तो इसकी स्पिन 3/2 और इसकी जो पैरिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? माइनस। तो इस नाभिक के लिए जो जे की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास? 3/2 और इसकी पैरिटी क्या होगी? माइनस। तो ये एग्जांपल क्लियर है। एक और अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 6C13। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पे, एग्जांपल नंबर सेकेंड, 6C13। तो जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके कि इसकी स्पिन पैरिटी क्या आएगी। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 6C13 में इसकी जे की वैल्यू कितनी आएगी और पैरिटी की वैल्यू कितनी आएगी, एल की वैल्यू कितनी आएगी। देखो यहाँ पे जेड कितना है आपका? 6 है, और एन कितना है यहाँ पे? 7 हो जाएगा। तो ये एन 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो अपन देखो और क्या आया था? प्रोटॉन आया था, बट यहाँ पे और क्या आया? न्यूट्रॉन आया। तो यहाँ पे अपन जो करेंगे कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे? जेपी किसके लिए होगा आपके पास? न्यूट्रॉन के लिए। किसके लिए होगा? न्यूट्रॉन के लिए आपको निकालना होगा। तो न्यूट्रॉन के लिए जल्दी से निकाल के बताओ मुझे कि क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पे टोटल कितने पार्टिकल बने हैं? 7। तो 7वां पार्टिकल किस में आएगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि न्यूट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो जो 7वां पार्टिकल आएगा वो किस में आएगा? जिसके लिए जे की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू क्या होगी? बताइए जल्दी।
यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए कि जे की वैल्यू कितनी आएगी और एल की वैल्यू कितनी आएगी। समझ में आया या नहीं आया भाई? देखो यहाँ पे कितने 7 बनने हैं, 7 पार्टिकल बनने हैं। 7 पार्टिकल बनने के लिए देखो, 2 तो इस वाली स्टेट में आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 और 4 इसमें आ जाएंगे, तो ये टोटल हो गई 6। अब 7वां किस में आएगा आपका? 1/2 वाली में, क्योंकि इसमें कितने आते? 2, यानी 6 तो ये हो गई। यदि 8 होते तो इसमें आते, तो यहाँ पे जो 7वां आएगा, 4 और 2 6, तो यहाँ पर गए, तो आपके पास मैक्सिमम कितना आ जाएगा? जो 7वां न्यूट्रॉन है वो कहाँ आएगा? इसमें आएगा। और वो जब इसमें आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, यानी यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। तो देखो जे की वैल्यू 1/2। अब 1/2 के लिए एल की वैल्यू कितनी थी? 1, तो एल की वैल्यू 1। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो भी आपकी पेरिटी आएगी, क्या आएगी? पेरिटी आएगी, वो क्या आ जाएगी? -1 की पावर 1 होगा, तो ये भी क्या देगा अपन को? -1। तो इसकी जो टोटल स्पिन पेरिटी होगी वो क्या होगी और किसके लिए होगी? न्यूट्रॉन के लिए। क्या होगी? न्यूट्रॉन के लिए होगी। तो वो क्या हो जाएगी आपके पास? देखो यहाँ पे मैं स्पिन पेरिटी लिखता हूँ 6C13 की, तो वो क्या आया? न्यूट्रॉन के लिए आया, और कितनी आई? 1/2। इसकी मैं स्पिन पेरिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2, और ब्रैकेट में क्या ले लिया मैंने? माइनस। तो ये इसकी क्या आ जाएगी? स्पिन पेरिटी आ जाएगी। समझ में नहीं आया क्या? देखो, कोई भी आपके पास पहले केस का पता लगाना है। यदि जेड या पी, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास इवन है और न्यूट्रॉन ऑड है, या न्यूट्रॉन ऑड है या प्रोटॉन इवन है, यदि कोई ऐसा केस आता है तो ये वाला केस अप्लाई करना है। तो फर्स्ट बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि जो भी ऑड वाला केस होगा, वो चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड हो या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसके लिए अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब एक एग्जांपल लिया जिसमें प्रोटॉन क्या है? ऑड है, तो ऑड के लिए मैंने कैलकुलेशन निकाली। अब जैसे 3 लिथियम 7 में ऑड क्या था? प्रोटॉन नंबर था कितना था? 3। तो यहाँ पे 30 जो थर्ड पार्टिकल है या 3 पार्टिकल है वो कौन सी स्टेट में आएंगे? तो देखो यहाँ पे 2 पार्टिकल तो इसमें आ रहे हैं। 2 पार्टिकल जो लास्ट वाली स्टेट है, ये 2J+1 जो मैंने गोले में वैल्यू लिखी है वो क्या है? मैक्सिमम पार्टिकल बढ़ने की संख्या है। तो यहाँ पे 2 पार्टिकल इसमें आ रहे हैं, तो अपन को कितने बढ़ने? 3। तो तीसरा पार्टिकल किस में आएगा? जब 2 तो यहाँ फुल हो गए, तो तीसरा पार्टिकल किस में आएगा? 3/2 वाले में। तो इसके लिए जे की वैल्यू क्या हो गई? 3/2। और 3/2 के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पे क्या हो गई? 3/2, और यहाँ पे एल की वैल्यू क्या ले ली? 1। तो पेरिटी निकालने के लिए -1 की पावर क्या करना है? एन। तो -1 की पावर एल कर लिया। एल आप चाहे प्रोटॉन के लिए निकालो चाहे न्यूट्रॉन के लिए निकालो। तो यहाँ पे प्रोटॉन के लिए निकाला था, तो मैंने क्या कर दिया? एल पी। तो -1 तो ऐसे का ऐसे, एल पी, एल की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस। तो इसकी स्पिन पेरिटी हो जाएगी 3/2 माइनस। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल था 6C13। तो 6C13 में देखो, जेड 6 था, एन कितना था? 7 था। अब इसके लिए ज्ञात करेंगे, क्योंकि और कौन सा? ये वाला। तो 7 के लिए ज्ञात करेंगे, तो 7 पार्टिकल अपन को बनने हैं। तो देखो, 2 तो इसमें आ जाएंगे, 4 इसमें आ जाएंगे, 6 हो गए। और 7वां किस में आएगा? 1/2 वाले में। तो जो 7वां है वो 1/2 वाले में आएगा। तो 1/2 वाले में आएगा, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो देखो, जे की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 1/2, और एल की वैल्यू 1। और इसको जब पेरिटी निकालोगे तो -1 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1/2 और माइनस, तो ये इसमें क्या आ जाएगी? इसकी स्पिन और पेरिटी हो जाएगी। बताओ अब आ गया क्या? ठीक है, आ गया तो नोट करिए दोनों को। दोनों ये एग्जाम्पल और ये केस को नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
लिख दिया होगा। बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट आता अपना केस नंबर थर्ड। 3 केस ही है इसमें। अब 3 केस क्या क्या थे देखो अपने पास, या तो क्या आ जाए जेड इवन इवन आ जाए, तो केस फर्स्ट देख लिया कि उसमें जे क्या हो जाएगा 0 और पैरिटी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। केस सेकंड क्या देखा कि एक ऑड आए और एक इवन आए, तो अपन ने देखा कि जो भी कैलकुलेशन होगी वो किसके लिए करेंगे, ऑड के लिए। अब अपने पास एक नया कंसेप्ट अब आ जाए उसका ऑपोजिट, यानी केस थर्ड। क्या आ जाए आपके पास केस थर्ड, और केस थर्ड क्या कहता है, यदि आपके पास जेड और पी भी क्या हो, ऑड हो, क्या हो, और एन भी क्या हो, ऑड हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या हो, ऑड हो। अब यहाँ पे क्या करोगे देखो, जो इसके पीछे वाला केस था वहां पे एक इवन और एक ऑड आ रहा था, जब तो मैंने देख लिया कि कैलकुलेशन किसके लिए करनी है, ऑड के लिए। अब यहाँ पे आके तो फंस गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ऑड है, तो ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, दोनों के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी एक के लिए यदि मैं ये ऑड है तो इसके लिए भी वैल्यू निकालूंगा, ये ऑड है तो इसके लिए भी वैल्यू निकालूंगा। तो इसकी वजह से जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, जे पी निकलेगी और एल पी निकलेगा। इसकी वजह से जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगा, जे एन निकलेगा और एल एन निकलेगा। यानी न्यूट्रॉन के लिए जे की वैल्यू, न्यूट्रॉन के लिए एल की वैल्यू, प्रोटॉन के लिए जे की वैल्यू और प्रोटॉन के लिए एल की वैल्यू दोनों निकालनी है। मतलब 4 टर्म आपके पास डिफाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास 2 रूल आते हैं, क्या, एक तो आता है स्ट्रॉन्ग रूल। क्या आता है स्ट्रॉन्ग रूल, जिसे अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रूल। ये क्या कहता है कि जे पी प्लस जे एन माइनस एल पी माइनस एल एन, यदि ये वाली टर्म क्या आ जाए आपके पास, 0 आ जाए, इसमें 2 ही वैल्यू आ सकती है। यदि मैं ये सारी वैल्यू, यहाँ पे चारों वैल्यू निकलेगी, यदि ये सारी वैल्यू निकाल कर यदि मैं इसमें रखता हूं, तो यदि ये 0 आ जाए तो इसकी स्पिन क्या निकालोगे आप, जे पी माइनस का जे एन। तो इसकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी, जे पी माइनस के जे एन होगी, ठीक है। और यदि मैं इसकी पैरिटी की बात करता हूं, तो पैरिटी इसकी क्या होगी, -1 की पावर एल पी प्लस एल एन, क्या होगी, एल पी प्लस एल एन। अब यदि मैं करता हूं दूसरा रूल, कौन सा, दूसरा रूल ये कि यदि यहाँ पे क्या आ जाए, वीक रूल आ जाए, क्या आ जाए, वीक रूल आ जाए। अब वीक रूल क्या कहता है, वीक रूल ये कहता है कि यदि आप ये वाली कॉम्बिनेशन करते हो, जे पी प्लस जे एन माइनस एल पी माइनस एल एन, यदि क्या आ जाए आपके पास 1 आ जाए, 1 आ जाए, इसका मतलब इसकी स्पिन पैरिटी कैसे निकालोगे, तो जे पी प्लस जे एन से लेकर इसके बीच में जो भी संख्या आएगी वो सारी की सारी अपन को लेनी पड़ेगी, क्या होगी, सारी की सारी संख्या लेनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका जे पी प्लस जे एन, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका जे की वैल्यू। अब जे इसमें हो सकता है जे की वैल्यू 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 3 4 5 वैल्यू भी आ सकती है। तो जितनी भी वैल्यू आ सकती है वो सारी की सारी कंसिडर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो -1 की पावर एल पी प्लस एन है, तो वो तो इसमें भी यही करना है कि जो पैरिटी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, एल पी प्लस एल एन। तो देखो सबसे फर्स्ट क्या, यदि दोनों ऑड आ जाते हैं तो आपको प्रोटॉन के लिए भी जेपी निकालना है, प्रोटॉन के लिए भी एल पी निकालना है। ये ऑड है तो न्यूट्रॉन के लिए भी जे निकालना है और न्यूट्रॉन के लिए भी एल निकालना है। चारों वैल्यू अब इस फॉर्मूले में पुटअप करनी है। यदि आपके पास जेपी प्लस जे एन माइनस एल पी माइनस एल एन करने पर 0 आ जाता है, तब तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रोल होगा। स्ट्रॉन्ग रोल का मतलब क्या, कि इसकी पैरिटी कैसे निकलेगी, जेपी माइनस का जे एन से निकलेगी डायरेक्ट। इसकी स्पिन कैसे निकलेगी, जेपी माइनस का जे एन, और इसकी पैरिटी निकलेगी एल पी -1 की पावर एल पी प्लस एल एन। ऐसे ही आपके पास वीक रूल आ जाए, क्या आ जाए आपके पास, वीक रूल आ जाए। तो वीक रूल में क्या होगा आपके पास कि जेपी प्लस जे एन माइनस एल पी माइनस एल वन की वैल्यू कितनी आ जाए, 1। यदि ये वैल्यू 1 आती है तो इसके लिए जो स्पिन निकलेगी वो कैसे निकलेगी, जेपी प्लस जे एन से लेकर जेपी माइनस जे एन के बीच में जितनी भी वैल्यू आएगी वो सारी की सारी वैल्यू अपन को यहाँ पे लेनी है। तो देखो एक एग्जांपल करके इसके बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है आपके पास 19 के 40। देखो इस एग्जांपल को समझो। एग्जाम्पल लेते हैं अपन 19 के 14। ये एक अपना एक एग्जाम्पल है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझना, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले तो क्या, जेड निकालना है। जेड कितना है यहाँ पे, 19। कितना है जेड, 19। यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो कितना है, यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन कितना है आपके पास, 19 में से 40, 40 में से 19 जाएंगे तो कितना रहेगा, 21। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 21।
क्लियर। तो देखो जो मैंने केस लिया था वही सेम केस है कि दोनों क्या आ गए आपके पास, ऑड आ गए, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ऑड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या है, ऑड है। जब ये दोनों ऑड है तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए भी कैलकुलेशन करूंगा और इसके लिए भी कैलकुलेशन करूंगा। तो देखो मैं दोनों के लिए वैल्यू निकालता हूँ। तो मैंने इसके दो पार्ट कर दिए, क्या कर दिए, दो पार्ट कर दिए। अब देखो जब मैंने दो पार्ट कर दिए, अब मुझे कितने पार्टिकल बनने हैं, 19 पार्टिकल बनने हैं। इसमें भरो 19 पार्टिकल किसमें आएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, 19 बनने हैं। तो 19 पार्टिकल कौन सी स्टेट में आएंगे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि 19 पार्टिकल कौन से वाली स्टेट में आएगा और उसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक तो जे पी की वैल्यू क्या होगी और यहाँ पे एक मैं लिख सकता हूँ एल पी की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए मुझे। थ्री बाई टू और एल की वैल्यू, देखो यहाँ पे कितना बढ़ना है, 19 बढ़ना है, कितना बढ़ना है 19। तो देखो दो इसमें, दो और चार छह, छह और दो आठ, आठ और छह 14, 14 और दो 16, 16 और चार 20, यानी 19 वाला पार्टिकल किसमें आएगा, इस 3/2 वाले में आएगा। किसमें आएगा, 3/2। और 3/2 के लिए एल की वैल्यू कितनी है, देखो 3/2 के लिए एल की वैल्यू कितनी है, दो, कितनी है एल की वैल्यू दो। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो जेपी की वैल्यू आई वो तो कितनी है आपके पास 3/2 और एल की वैल्यू कितनी है आपके पास दो। क्लियर। अब मुझे बताओ 21 वाला किसमें आएगा, 21 वाला पार्टिकल किसमें आएगा, जल्दी से बताइए मुझे। टोटल नंबर ऑफ, यदि मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो 21 पार्टिकल बढ़ने हैं, तो 21 पार्टिकल किसमें आएगा, दो, चार और दो छह, छह और दो आठ, आठ और छह 14, 14 और दो 16, 16 और चार 20, 20 तक तो यहाँ तक हो गए। अब 21वां पार्टिकल है वो किसमें आएगा 7/2 और 7/2 के लिए एल की वैल्यू कितनी 3, तो वो कितना आ जाएगा 7/2 और एल की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 7/2 और एल की वैल्यू 3। तो देखो जो केस था यही केस था अपने पास, इसके लिए मैंने जेपी निकाल लिया, एलपी निकाल लिया, जे एन निकाल लिया, एल एन निकाल लिया। अब मैं मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे लगाना है ये वाला रूल कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग आएगा या वीक के अकॉर्डिंग आएगा। तो देखते हैं कि किसके अकॉर्डिंग आता है। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे रूल लगाता हूँ, रूल क्या आपके पास, जे पी प्लस जे एन माइनस एल पी माइनस एल एन। सॉल्व करो इसको, क्या वैल्यू आती है, जेपी कितना है 3/2, जी एन कितना है 7/2, एल पी कितना है 2 - 3। तो इसको सॉल्व करो जल्दी से, क्या आता है बताओ मुझे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 2 तो क्या आ जाएगा, सारों का कॉमन एलसीएम आ जाएगा, 3 + 7 हो जाएगा, -4 - 6 हो जाएगा। तो देखो 3 और 7 10, 10 और 10 -10, यानी कितना हो गया 0, यानी ये वाली वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। क्या हो गई ये वाली वैल्यू, क्या हो गई आपके पास 0। तो देखो कौन सा रूल अप्लाई होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। यह वाली जो वैल्यू थी जे पी प्लस जे एन माइनस एल पी माइनस एल एन, क्या आ गई, या तो 0 आएगी या 1 आएगी, दो ही केस आएंगे। तो जब 0 आई तो 0 के लिए कौन सा रूल है, स्ट्रॉन्ग रूल। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, स्ट्रॉन्ग रूल। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रूल। अब स्ट्रॉन्ग रूल के लिए जो पैरिटी कैसे निकालेंगे, ये तो अपन ने पता लगा लिया कि स्ट्रॉन्ग रूल 0 आने पर अप्लाई कर दिया। अब इसके लिए आपको पता है कि जो इसकी पैरिटी निकलती है वो कैसे निकलती है, जेपी माइनस जेएन, यानी माइनस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसकी पैरिटी निकलती है कैसे, जेपी माइनस जेएन, तो जेपी क्या है आपके पास 3/2 - 7/2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक तरह से बताओ कितना, 7 और 3 कितना, 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी 2/2, यही होगा आपके पास 4/2 हो जाएगा। तो 4/2 यानी 2 आ जाएगा। अब ये देखो ये चाहे 7/2 - 3/2 करो या 3/2 - 7/2 करो, क्योंकि जो जे लेते हैं अपन वो किसमें लेते हैं, मोड में लेते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी इसके लिए जो जे की वैल्यू आ जाएगी वो तो कितनी आ जाएगी 2, किसके लिए, पूरे नाभिक के लिए। तो पूरे नाभिक के लिए जे की वैल्यू तो कितनी आ गई यहाँ पे 2। अब मुझे ये बताओ पैरिटी की वैल्यू कैसे निकाले। पैरिटी क्या होती है आपके पास -1, पैरिटी आपको पता है कि पैरिटी कैसे निकालते हैं अपन, -1 एल पी प्लस एल एन ये होती है। अब देखो यहाँ पे -1 रख दिया, एल पी कितना है, एल पी 2 है तो ये 2 हो जाएगा, प्लस एल एन कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा -1⁵ और -1⁵ क्या देगा अपन को -1। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसको यदि मैं कॉमन रूप से लिखता हूँ इस नाभिक के लिए, तो इसकी जो पेरिटी स्पिन आ गई ये 2 और पेरिटी ये, यानी इसका जो टोटल रिजल्ट आया वो क्या आया आपके पास 2 और माइनस, ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा, ये इसका क्या होगा फाइनल रिजल्ट होगा। आया समझ में। यदि दोनों ऑड और केस लेते हैं
तो स्ट्रॉन्ग रूल अप्लाई करना है। तो इसमें जब वैल्यू या 0 आएगी या 1 आएगी, 0 आएगी तो ये वाला रूल से जेपी माइनस जेएन करके जे की वैल्यू निकालनी है। यदि 1 आती है तो जेपी प्लस जेएन से लेकर जेपी माइनस जेएन के बीच जितनी भी वैल्यू आती है वो सारी वैल्यू वहां पे पुटअप करनी है। पैरिटी निकालने के लिए -1 की पावर एलपी प्लस एलएन करोगे तो ये वाला केस लगाओगे। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लिया था, जेड 19 था, एन 21 था, तो पहले जेड के लिए जेपी निकाला, एलपी निकाला, जी एन के लिए जीएन निकाला और एलएन निकाला। सारी वैल्यू को मैंने सॉल्व किया तो आपके पास पता लगा कि जो स्ट्रॉन्ग रूल है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, और स्ट्रॉन्ग रूल के अकॉर्डिंग जेपी माइनस जीएन से जे की वैल्यू निकलेगी, तो जेपी माइनस जीएन से मैंने क्या कर दिया, 2 निकाल दिया। और -1 है वो क्या है, पैरिटी निकालने के लिए -1 की पावर एलपी प्लस एलएन, एलपी भी निकला हुआ है, एलएन भी निकला हुआ है, तो क्या आ जाएगा -1 और -1 टोटल कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखोगे तो टू इसकी स्पिन या जो जे की वैल्यू हो जाएगी और माइनस क्या हो जाएगा, इसकी पैरिटी हो जाएगी। तो इसको नोट कर लीजिए। लिख लिया, ठीक है। तो देखो आप स्पिन और पैरिटी सारे न्यूक्लियस की निकालनी सीख गए कि कोई सा भी केस आ जाए, इवन इवन होता है तो 0 और प्लस हो जाएगा, उसकी जे की वैल्यू 0 और पैरिटी प्लस। यदि आपके पास इवन ऑड आता है, ऑड इवन आता है, तो हमेशा ऑड के लिए कैलकुलेशन करनी है। ऑड के लिए जो भी जे की वैल्यू आएगी वो पूरे नाभिक की वैल्यू होगी और उसकी पैरिटी आप -1 की पावर एल करके निकाल सकते हो। यदि दोनों ऑड आ जाती है तो यहाँ पे अप्लाई करना है, चारों की वैल्यू निकालनी है, चार दोनों के लिए कैलकुलेशन होगी। तो जेपी प्लस जीएन माइनस एलपी माइनस एलएन करके निकालोगे तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा। 0 आएगा तो इसकी जे की वैल्यू माइनस करके निकालनी है, और यदि 1 आता है तो इसके बीच की जो भी वैल्यू आएगी वो सारी की सारी होगी। तो ये तो था आपके पास स्पिन और पैरिटी निकालने का कंसेप्ट। अब एक और टॉपिक है आपके पास चुंबकीय आघूर्ण की, सेल मॉडल की सहायता से चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जाता है। अब देखो जो सेल मॉडल है वो क्या करता है, एक तरह से मैजिक नंबर को एक्सप्लेन करता है। मैजिक नंबर को एक्सप्लेन कैसे करता है कि यहाँ पे देखो आपके पास 2 आता है, 2 और 4 6, 6 और 2 8, तो यहाँ तक वो क्या देता है 8। 8 के बाद जो मैजिक नंबर आता है वो कितना आता है 20।
तो 8 और 6 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 14 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 8 हो गया, 8 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास 14, 14 और 2 कितना 16, 16 और 4 20। तो मैं कह सकता हूँ कि एक मैजिक नंबर यहाँ पे आएगा। 20 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 28, 28 से ऊपर भी वो बढ़ता जाएगा, तो देखो 28 हो जाएगा, इससे ऊपर भी आप बढ़ा सकते हो। तो इस टाइप से ये मैजिक नंबर को भी एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहता है। कैसे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 20 आ जाएगा, 20 के बाद 50 आ जाएगा, फिर 82 आ जाएगा, 126 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। अब अपन यहाँ पे सीखते क्या, हाँ बिल्कुल, केस यदि जो फर्स्ट था उसमें यदि इवन इवन आपके पास है तो हमेशा वो जे जीरो ही होगा, उसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ना कुछ मॉडल में देखना है आपको। अब अपन बात करने वाले किसकी, चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं सेल मॉडल के द्वारा, वो अपन को सीखना है। 15 मिनट और बैठ 15 मिनट लगेगी इस चुंबकीय आघूर्ण को सीखने में, तो कैपेसिटी तो है आपकी करने की, क्योंकि अभी तो 1 घंटा ही हुआ है। वीक रूल वाली में कुछ नहीं करना, वीक रूल में जैसे क्या है आपके पास 3/2 एक जेपी आया है और जे एन कितना आया 7/2 आया है। यदि इसकी दोनों का जो अपन ये वैल्यू निकालते जेपी प्लस जे एन माइनस एल पी माइनस एल एन निकालते तो वो कितना आता आपके पास, टोटल कितना आ गया था। यदि बाय चांस 1 आता, वैसे आया नहीं है, 1 आता तो क्या करते अपन 3/2 प्लस 7/2 लेते और 3/2 माइनस 7/2 लेते और इसके बीच जितनी भी वैल्यू आती वो सारी लेते। तो देखो वैल्यू क्या क्या आती, 7 और 3 10, 10 में हो गया तो 5, तो ये तो बचेगा 5 और इसके बीच में कौन कौन सी वैल्यू आएगी 7 और 3, 7 और 3 कितना, 7 में से 3 गया तो 4 यानी 2, तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू आएगी 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। तो इसकी जे की वैल्यू ये चारों पॉसिबल है। यदि वीक रूल अप्लाई करते, यदि वहां पे 0 ना आकर के आता 1 आता, तो 1 आता तो इसमें क्या करते हैं जेपी प्लस जीएन से जेपी माइनस जीएन बीच की जितनी भी वैल्यू आएगी सारी की सारी वैल्यू मैंने ले ली 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी जे की वैल्यू हो जाएगी पूरे नाभिक के लिए, तो ये सारी की सारी वैल्यू इसमें शो करनी होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, चुंबकीय आघूर्ण की। अब देखो सेल मॉडल की सहायता से चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जाता है वो सीखते हैं अब। मैग्नेटिक मोमेंट, तो देखो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का एक फॉर्मूला है, सीधा सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। चुंबकीय आघूर्ण निकाला कैसे जाता है, चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाता है, आपके पास फॉर्मूला है म्यू जे इज इक्वल टू जी जे जे और जो बोर मैग्नेटॉन इकाई आती है म्यू एम वो लेते हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है आपके पास जी जे जे और क्या है आपके पास म्यू एम। तो ये एक फॉर्मूला है, इसकी सहायता से आपको क्या निकालना है चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो जो म्यू एम है वो यहाँ पे क्या है बोर मैग्नेटॉन है जो ई एच अपॉन में 4πm होता है। तो ये तो एक तरह से इसकी इकाई है। तो अब देखो यहाँ पे सेल मॉडल की सहायता से कैसे यूज लेना है, तो केवल सेल मॉडल की सहायता से यहाँ पे आपकी क्या निकलेगी जे की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी जे की वैल्यू, तो क्या से निकल जाएगी सेल का जो स्ट्रक्चर है जो मॉडल है वहां से निकल जाएगी। बट ये जी जे कहां से निकलेगा, बट ये जी जे कहां से निकलेगा, तो जी जे के लिए भी एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या है देखो यहाँ पे, यदि आपको जी जे की वैल्यू निकालनी है तो ये आता है जी एल प्लस माइनस जी एल माइनस का जी एस अपॉन में क्या आता है 2l प्लस 1। अब ये जी एल जी एस ये सारे क्या है, तो ये भी वैल्यू बताते हैं। यदि मैं प्रोटॉन के लिए बात करता हूँ, किसके लिए बात करता हूँ प्रोटॉन के लिए, और यदि मैं बात करता हूँ न्यूट्रॉन के लिए, दोनों केस है आपके पास, या तो आप प्रोटॉन के लिए देखोगे या न्यूट्रॉन के लिए देखोगे। आपको भी पता है कि सेल मॉडल में क्या देखते हैं, या तो आप प्रोटॉन के लिए या न्यूट्रॉन के लिए, या और होंगे तो दोनों के लिए। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जब प्रोटॉन के लिए देखोगे तो जी एल की वैल्यू क्या लेनी है और जी एस की वैल्यू क्या लेनी है। प्रोटॉन के लिए जी एल की वैल्यू 1 लेनी है और न्यूट्रॉन के लिए देखते हो तो जी एल की वैल्यू 0 लेनी है। क्लियर, जी एस की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ पर लेनी है 5.586 और यहाँ पर जो जी एस की वैल्यू लेनी है -3.826, क्या लेनी है आपके पास -3.826 लेनी है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो देखो इसमें आपको ये सारी वैल्यू ध्यान ही रखनी होगी, जो ये वाली वैल्यू है वो आपको ध्यान ही रखनी होगी, क्योंकि आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो वो आपको पता करना होगा। ठीक है, क्या होगा ये होगा। अब देखो आपके पास म्यू जे इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है, यहाँ से जी जे की वैल्यू तो आपकी यहाँ से निकल जाएगी, जे की वैल्यू आपकी कहां से निकलेगी सेल मॉडल से निकल जाएगी, और जो म्यू एम है उसको म्यू एम ही रखना है, वो क्या होता है बोर मैग्नेटॉन होता है। तो ये तो एक कंसेप्ट आ गया इसका। अब यहाँ पे देखो दो निशान है, एक तो पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव है।
क्या है आपके पास, एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये कैसे पता लगा है पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, तो ये इस तरीके से पता लगाना है। यदि मैं कहता हूं कि J इज इक्वल टू क्या होता है L प्लस 1/2, यानी जैसे मैंने प्रोटॉन के लिए मान लिया कि आपके पास जो प्रोटॉन की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, प्रोटॉन के लिए जो L की वैल्यू आ रही है वो कंसीडर की 2 आ रही है। वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। 2 में यदि मैं 1/2 ऐड करता हूं तो वो क्या आता है, एक तरह से 5/2, क्या आता है 5/2। तो यदि वो 5/2 J की वैल्यू के इक्वल है, यानी अपना J भी यदि 5/2 है, तब तो क्या लेना है प्लस, यदि वो नहीं है तो क्या लेना है माइनस। तो वो भी अपन एक एग्जांपल करेंगे, उसके बेस पे आपको पता लगेगा कि प्लस लेना है या माइनस लेना है। ठीक है, तो इसमें तो फिलहाल यही था कि यदि चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं तो ये एक फॉर्मूला है म्यू जे इज इक्वल टू जी जे जे म्यू एम। जी जे एक फैक्टर होता है जिसे अपन वैसे तो लार्डेजी फैक्टर के नाम से भी जानते थे, बट यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए एक अलग सा फैक्टर है। जी जे किसके इक्वल होता है, जी एल प्लस माइनस, अब ये ध्यान रखना 2L प्लस 1 है, केवल केवल इसके नीचे, पूरे के नीचे नहीं है। जी एल माइनस जी एस 2L प्लस 1। और यदि मैं प्रोटॉन के लिए कैलकुलेशन करता हूं तो जीएल की वैल्यू 1 लेनी है, इसकी लेनी है जी 5.586। न्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करता हूं तो जीएल 0 लेना है और जीएस कितना लेना है, -3.826। अब मुझे ये बताओ, जो अपन ने इसमें सेल मॉडल में केस फर्स्ट पढ़ा था जिसमें प्रोटॉन भी इवन है न्यूट्रॉन भी इवन है, वहां पर उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, अपन ने लिखा था कि वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, 0। यदि मैं यहाँ पे केस फर्स्ट लिखता हूं, क्या जेड और पी क्या हो आपके पास इवन हो, यानी सम हो, और आपके पास जो एन हो वो भी क्या हो आपके पास इवन हो। जब यदि दोनों इवन इवन होते हैं तो यहाँ पे देखा था अपन ने जे की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, और जे की वैल्यू जैसे ही इसमें 0 रखोगे तो म्यू जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला केस तो सभी को क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है कि यदि इवन इवन वाला केस आता है तो जे की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू जब 0 इसमें रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो केस फर्स्ट तो आप उसमें लिख लेना, वैसे मैंने पहले ही लिखा दिया है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, केस सेकंड की। केस सेकंड समझने वाला है तो वो समझो। केस सेकंड क्या कहता है आपके पास, केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड ये कहता है यदि आपके पास जेड और पी क्या हो इवन हो और एन क्या हो ऑड हो, या फिर इसका ऑपोजिट हो जेड और पी क्या हो ऑड हो और एन क्या हो इवन हो। तो इस केस में मैंने देखा था जे की वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे, किसकी ऑड के लिए, किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, ऑड के लिए। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर भी कैलकुलेशन किसके लिए होगी, ऑड के लिए। तो जो गणना होगी वो गणना किसके लिए होगी, गणना ऑड के लिए होगी। किसके लिए होगी, ऑड के लिए होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि कोई ऐसा केस आ जाता है यदि इवन ऑड है या ऑड इवन है, तो इसके लिए हमने देखा था कि जो कैलकुलेशन करते किसके लिए करते हैं, ऑड के लिए। सेम वही कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखो कि गणना करनी कैसे, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको कि कैसे इसकी गणना होगी। एक एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, और उसकी मैं ले लिया 8O17 कंसिडर किया। मेरे पास कोई एक एग्जांपल है 8O17। देखो इसमें जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है क्या, जेड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एन कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, और ये कितना हो जाएगा 9। देखो यही केस है आपके पास, क्या है, यही केस है। एक इवन है एक ऑड है, तो किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो गणना होगी किसके लिए होगी, न्यूट्रॉन के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो गणना होगी वो किसके लिए होगी, न्यूट्रॉन के लिए। तो पहले तो आप इसमें जे की वैल्यू निकालो, तो जे की वैल्यू जल्दी से यहाँ से निकालो कि जे की वैल्यू कितनी आएगी और एल की वैल्यू कितनी आएगी, किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देखो जे एन की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो बताओ जल्दी से जे एन और एल एन की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बताइए मुझे। जे एन देखो 9 बढ़ना है, 9 बढ़ने के लिए कहां से आएगा, 2 4 और 2 6, 6 और 2 क्या 8, 8 और एक जो 90 है वो किसमें आएगा 5/2, और 5/2 के लिए एल की वैल्यू कितनी है 2। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 5/2। तो जे एन की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी आपके पास 5/2, और एल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ये तो मैंने कैलकुलेशन कर ली किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। अब मुझे निकालना क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, जी जे चाहिए। क्या चाहिए आपको, पहले क्या चाहिए, जी जे चाहिए। तो जी जे कैसे निकालोगे, तो जी जे निकालने के लिए आपको क्या करना है बताओ मुझे। यदि आप जी जे निकालना चाहते हो किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए, तो जी जे निकालो, पहले फॉर्मूला आपके सामने है। तो जी जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो किसके लिए बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन के लिए। न्यूट्रॉन के लिए जो वैल्यू है वो अपन को काम में लेने, तो फॉर्मूला क्या है, जी एल प्लस माइनस जी एल माइनस जी एस अपॉन में क्या आ जाएगा 2L प्लस 1, ये फॉर्मूला था।
अब देखो इसमें जो जी एल की वैल्यू है न्यूट्रॉन के लिए कितनी है, 0, तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू लूंगा वो कितना लूंगा, 0, 0 ले लिया। अब यहाँ पे देखो प्लस आएगा या माइनस आएगा ये डिसाइड करना है अपन को, तो प्लस माइनस कैसे डिसाइड करूं, देखो जे की वैल्यू कितनी है 5/2, एल की वैल्यू कितनी है 2, यदि मैं 2 + 1/2 कर देता हूं, क्या आपका 5/2 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, क्या आ रहा है, यदि मैं 2 में यदि उसकी स्पिन जोड़ देता हूं एल प्लस एस करके जे की वैल्यू निकालते हैं, तो एल कितना है 2 है, 2 में यदि मैं 1/2 ऐड करता हूं तो कितना 5/2 आ रहा है, तो आपका बिल्कुल जे कितना है 5/2 ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास प्लस। यदि यहाँ पे ये 2 क्या होता है, यहाँ पे ऐसे आता है, यदि ये क्या करते अपन +1/2 करते और ये वाली जे वाली वैल्यू मैच नहीं करती, तो फिर अपन क्या करते 2 - 1/2, 2 - 1/2 करते तो 3/2 आता, तो 3/2 यदि इसको मैच करता तो वो क्या आता है यहाँ पे माइनस आता है, यानी +1/2 करने पर जे की वैल्यू आती है या -1/2 करने पर जे की वैल्यू आती है, उससे पता लगेगा कि आपको प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो देखो यहाँ पे तो क्या आ रहा है आपके पास 2 + 1/2 कितना 5/2 आ रहा है, इसका मतलब अपन को वैल्यू कैसे लेनी है प्लस में। अब देखो यहाँ पे जो जी एल की वैल्यू है वो जी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, बताओ जल्दी से, सॉरी ये फॉर्मूले में थोड़ा सा ये जी एस है और ये जी एल है, ठीक है ऐसे करना, फॉर्मूला है वो जी एस माइनस जी एल है, क्या है आपके पास जीएस माइनस का जीएल। तो देखो जीएस की वैल्यू कितनी, जीएस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है माइनस का 3.826 और माइनस जीएल कितना हो जाएगा 0, अपॉन में क्या है 2l+1, तो 2l+1 एल निकाल रखा है तो ये कितना हो जाएगा 5। तो देखो जो जी जे की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास -3.826 अपॉन में क्या आ जाएगा 5, किसकी वैल्यू आ गई, जी जे की वैल्यू आ गई। मैच देखो मैच तो करेगा, ऐसा नहीं है कि मैच नहीं करेगा, मैच करेगा, बट मैच करने के लिए आपके पास दो कंडीशन है, या तो +1/2 से करेगा या -1/2 से करेगा। यदि +1/2 से मैच करे तो प्लस लेना है, यदि -1/2 से मैच करे तो माइनस लेना है, बट मैच करेगा ये श्योर है 100% है। तो ये क्या हो जाएगा जी जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये, अब मुझे क्या करना है जी जे निकल गया, जे आपके पास आ ही चुका है, म्यू एम इसकी इकाई है, तो आप निकाल सकते हो म्यू जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जी जे की वैल्यू कितनी है -3.826 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 इंटू जे की वैल्यू कितनी है, तो जे की वैल्यू अपन ने निकाली 5/2, तो ये 5/2 और जो आपके पास म्यू एम है तो म्यू एम तो इसकी इकाई है तो ये इकाई हो जाएगी। देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -3.826 अपॉन में क्या 2 और ये क्या आ जाएगा आपके पास म्यू एम, तो ये इसका क्या हो जाएगा एक तरह से चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। नेगेटिव साइन किस कंडीशन में, कंडीशन में नहीं होगा नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन में क्या करना है आपको, केवल ये प्लस और माइनस डिसाइड करने के लिए आपको चेक करना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो प्लस आएगा मतलब एल +1/2 करोगे तो जे की वैल्यू यदि आ जाती है तो प्लस, यदि आप मैं कहता हूं कि यहाँ पे एल माइनस करने से जे की वैल्यू आती है तो माइनस, बट मैच करेगा वो। मान लो यहाँ पे एग्जांपल सुनो, मान लो कि यहाँ पे आपके पास j की वैल्यू कितनी है 3/2 और l की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, क्या आपके पास j की वैल्यू 3/2 है और l की वैल्यू कितनी है 1 है, तो मैं कह सकता हूँ कि देखो l +1/2 करता हूँ तो l कितना है 1 + 1/2 यानी 3/2 आ रहा है आपके पास, जब 3/2 आ रहा है तो इसका मतलब तो क्या लोगे यहाँ पे प्लस लोगे। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या है आपके पास ये 2 ले लिया और यहाँ पे ये ले लिया मैंने 5/2, क्या ले लिया 2 और 5/2, तो यदि 2 + 1 करते हैं, क्या करते हैं 2 प्लस सॉरी 2 + 1/2 करते हैं, तो 2 + 1/2 कितना आ रहा है 5/2, तो ये आप प्लस ले लोगे, और यदि यहाँ पे क्या होता 3/2 होता, क्या होता 3/2 होता और एल की वैल्यू 2 होती तो क्या होता, तो यहाँ पे ये होता कि देखो यहाँ पे 3/2 + 2 करते तो ये कितना आता 5/2, तो 5/2 तो जे की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब प्लस तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो फिर क्या आएगा, तो फिर आप माइनस करके देखो तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस क्या करोगे 2 - 1/2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3/2, तो यानी ये वैल्यू मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लेना अपन को माइनस लेना है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस कैसे लेना है, तो नोट कर लीजिए इसे, तो ये आपका क्या निकला मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण निकला है, तो इस तरीके से निकालना है कोई भी इवन ऑड वाला केस आ जाए तो। आ गया सभी को समझ में, कोई डाउट तो नहीं है।
देखो वैसे ही ये सेल मॉडल आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, या तो हाई लेवल एमएससी की क्लास में पढ़ाया जाएगा, बट आपके बीएससी में भी है, बट बीएससी वाले पढ़ाते नहीं है कोई भी। नहीं, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में है। वैसे एग्जाम में जो पूछा जाता है या तो स्पिन पैरिटी पूछा जाए तो पूछा जाए, नहीं तो इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो पूछा जाता है, इसके एजम्पशंस क्या है, क्या विग्रहित है, सेल मॉडल क्या होता है। और बड़े क्वेश्चन में कई बार पूछा गया सेल मॉडल, तो आपको यदि बड़े क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको वहां पे स्ट्रक्चर कई बार पूछा जाता है कि ये स्ट्रक्चर बनाइए। बाकी ये जो स्पिन पैरिटी निकालने वाला कंसेप्ट है वो बीएससी में भी आ सकता है और एमएससी में तो 100% आता है। बट यहाँ पे ये है कि हर किसी को समझ में आता नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे इसको समझाते भी नहीं है। ऐसा कोई एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जिसमें इस रिलेटेड क्वेश्चन ना हो। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का मिलता है। एमएससी में भी ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आता है। लिख लिया हो तो बढ़े आगे। ठीक है, तो देखो एक इवन इवन केस हो गया, एक इवन ऑड हो गया, तो आपको कैलकुलेशन ऑड के लिए करनी है। अब वापस वही केस नंबर थर्ड आ जाए क्या, कि दोनों ऑड आ जाए, क्या आ जाए आपके पास, दोनों ऑड आ जाए, तो क्या करोगे, क्या आ जाए आपके पास, दोनों ऑड आ जाए। दोनों ऑड आने का मतलब क्या आपके पास, केस नंबर थर्ड, दोनों ऑड का मतलब ये रहता है कि आपके पास क्या आ जाए, जेड और पी ये भी ऑड हो, और जो एन है वो भी क्या हो आपके पास ऑड हो। जब ये दोनों ऑड ऑड होता है तो क्या होगा इसमें, जब दोनों ऑड है तो इसमें क्या होगा आपके पास, पहले आपको किसके लिए, दोनों के लिए कैलकुलेशन करनी है और इसके लिए भी कैलकुलेशन करनी है। यानी इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा आपको, यानी एक तरह से म्यू जे निकालना होगा किसके लिए, प्रोटॉन के लिए या जेड के लिए, और एक म्यू जे निकालना होगा आपके पास एन के लिए। वैसे ये लंबी कैलकुलेशन तो आपसे पूछी नहीं जाती, तो भी समझ लो। प्रोटॉन, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है दोनों ऑड होते हैं, तो इसके लिए भी म्यू जे निकलेगा, इसके लिए भी म्यू जे निकलेगा, जो अपन ने इसके पीछे वाले केस में निकाला सेम उसी कंडीशन से निकलेगा। और फिर मैं क्या कहूंगा, या फिर ऐसे देख लो, इसके लिए क्या निकालोगे आप, जे एन निकाल दिया, एल एन निकाल दिया, ये सारी वैल्यू निकाल ली। फिर यहाँ भी क्या निकालोगे आप, जे एन निकाल दिया और एल एन निकाल दिया। अब जे एन एल एन के बेस पे आप क्या निकालोगे, वहां पे उसका म्यू जे निकालोगे, और म्यू जे किसके लिए निकालोगे आप, इसके लिए प्रोटॉन के लिए। इसमें भी आपका म्यू जे निकालोगे किसके लिए, एन के लिए। फिर दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसमें टोटल क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना। तो जो आपका म्यू जे आएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू जे प्रोटॉन प्लस म्यू जे न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण और न्यूट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दोनों को ऐड कर लेंगे, तो आपके पास आएगा क्या, वो ये वाला केस आएगा।
क्लियर। तो इस केस में आप इसको लिख सकते हो। तो वैसे ये कभी एग्जांपल आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है। पहले इसका म्यूजे निकालो, फिर इसका म्यूजे निकालो, फिर दोनों को ऐड करो, तो इस बेस पे आपका क्या निकलता है, टोटल म्यूजे निकलता है। तो नोट कर लीजिए इसे। लिख लिया। ठीक है, तो यहीं पर ये सेल मॉडल का जो स्ट्रक्चर है, स्पिन पैरिटी कैसे निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, कैसे इसकी, अब इसमें क्या होता है, एनर्जी के स्पेक्ट्रम भी बन जाते हैं। जैसे जे 5/2 से 3/2 में वो जा रहा है तो इसमें स्पेक्ट्रम बन सकता है, 1/2 से 1/2 में जा रहा है तो इसमें स्पेक्ट्रम बन सकता है। बट वो आपके लेवल का नहीं है, वो सारी की सारी हाई लेवल क्लास का एमएससी का है। तो आपके जो सिलेबस में था वो अपन ने कर चुके हैं, और इसकी कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन बाकी है इसी सेल मॉडल का, जिसमें कुछ इसके प्रमाण है, कुछ एविडेंस है, कुछ इसके पोस्टुलेट यानी अभिग्रहित है। तो वो अपन आज शाम वाली क्लास में इसको करेंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, जो समझाने वाला था, वो मैंने आपको यहाँ पे पूरा करवा दिया है। स्पिन, पैरिटी और मैग्नेटिक मोमेंट, ये इससे जो निकाला जाता है वो आप निकालना सीख चुके हो। अब चाहे कोई सा भी न्यूक्लियस आ जाए, कोई सा भी एटम आ जाए, कोई सा भी न्यूक्लियस दे दे, और उसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए, स्पिन पूछी जाए, पैरिटी पूछी जाए, तो आप निकाल सकते हो। इसके पहले मुझे जहां तक पता है कि आपके पहले ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जहां से आप स्पिन निकाल सकते हो, पैरिटी निकाल सकते हो, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। बट यहाँ पे ये मॉडल आने के बाद आप इसको इजीली निकाल सकते हो, कोई भी नाभिक का। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन शाम को। क्या लिखा है विजय? दोनों के लिए ही निकालने, यदि जो केस थर्ड है उसमें यदि दोनों और आ जाता है तो इसके लिए भी निकालना है और इसके लिए भी निकालना है चुंबकीय आघूर्ण, और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल चुंबकीय आघूर्ण। ये निकालने का तरीका आपका जो केस सेकंड में अपन ने अप्लाई किया था वही सेम टू सेम अप्लाई करना है, जो एग्जांपल लेके किया था। ठीक है, तो शाम की क्लास है आपकी, वो शाम को 7 बजे होगी। तो उसमें अपन कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे इसी सेल मॉडल का, और सेल मॉडल को कंप्लीट करेंगे। और जिसने भी लाइव क्लास ये वाली ज्वाइन नहीं देखी है तो उसको, जो भी रिकॉर्डेड में सेव हो रही है वहां से देख लेना। और इसको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। जेपीएलपी देखो, इसमें वो रूल अप्लाई नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग रूल और वीक रूल यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो तो आपको वहां से पता लगेगा। कि जैसे यहाँ पे जे पी और ऑड है, और ये क्या है, ऑड है। जब इसमें ऑड करोगे तो इसमें क्या निकालनी है, मुझे जे की वैल्यू निकालनी है, तो जे की वैल्यू भी निकलेगी और जे की वैल्यू भी निकलेगी। अब यहाँ पे देखो, अलग से जे की वैल्यू निकल दी है, तो इसका आप म्यू जे भी निकाल सकते हो, क्योंकि म्यू जे के लिए तो आपको ये वाला यूज चाहिए, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग रूल और वीक रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल ऑड है, तो ऑड के लिए अपन अलग निकालेंगे, ये ऑड के लिए अलग निकालेंगे। तो वहां पर अपन जे निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या होगा, अलग अलग कैलकुलेशन होगी, और अलग अलग कैलकुलेशन होने के बेस पर दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं अपन वापस शाम को थ्योरेटिकल क्लास में।